हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो इससे पहले हमने आपको सारी अवस्थाएं और बहुत सी चीज़ें शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित करवा दी हैं। आज का जो आपका विषय रहने वाला है, जिन बच्चों ने इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 3 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ से जा करके छूटे हुए अपने सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप है, यानी कि जो आपकी एडोलसेंस एज होती है, जिसको आप तनाव एवं तूफान की अवस्था कह सकते हैं, किसके अनुसार बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल सही बात है, स्टेनले हॉल के अनुसार। ये उम्र आपकी 12 से 18 वर्ष मानी गई है। कोई कोई मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने इसको 13 से 19 भी माना है ना। तो आइए समझते हैं कि ये जो आपकी अवस्था है, किशोरावस्था है, इसमें शिक्षा का क्या स्वरूप है। इसको समझाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, पीजी पॉइंट है, जहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आपको सभी वीडियोस के लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे। पेपर के टाइम पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ एंड ऑल भी यहीं पे मिल जाएगा। हमारा एप्लीकेशन का नाम पीजी पॉइंट है। एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले जो पीडीएफ कोर्सेज हैं वो आपको पीजी पॉइंट ऐप पे मिलेंगे कुछ ही दिनों में। ठीक है, बस थोड़े से दिन और आपके पीडीएफ कोर्स आपके पास होंगे। तो ये थी आपके पास टेलीग्राम पीजी पॉइंट की बात, और ये रही आपके पास ऐप। ठीक, अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो उसकी आईडी हमारी पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ये एक छोटी सी 3 जानकारियाँ थी। अगर आपको सीटेट का कोर्स हार्ड कॉपी का चाहिए तो 9411969120 पर केवल व्हाट्सएप मैसेज प्रेषित करें। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, नोट्स की कॉस्ट 800 रुपीज़ है। ठीक, तो केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें। और अगर आपको इसका पीडीएफ कोर्स चाहिए तो एप्लीकेशन पीजी पॉइंट ऐप पे अवेलेबल है। ठीक, आइए शुरू करेंगे आज की आपकी क्लास। एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। अगर पसंद आ रहे हैं सेशन तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, बिकॉज आप लोगों के व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स की पीछे क्लास में बहुत दिनों में करती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बच्चा चीज़ों को देख ही नहीं रहा है। तो अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है तो फिर उतना ही हमारा भी सेम है, पढ़ाने का भी मन नहीं है ना। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो फिर हम भी पीछे नहीं हैं। इससे पहले वाले बैच को मैंने पूरी एक एक चीज़ें कवर करवाई। अब ये आपके ऊपर निर्भर करती हैं चीज़ें, है ना। तो देखो भैया, किशोरावस्था को परिवर्तनों का काल माना जाता है। किसका काल माना जाता है? परिवर्तनों का काल। किशोरावस्था में बालक दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमेशा असाधारण कार्य करने को प्रयत्न करता है। मतलब उसको क्या चाहिए होती है? इंपॉर्टेंस चाहिए होती है, जिसको आप लोग अपन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? फुल इज्जत मांगता है वाली सीन है ना। ऐसे कार्यों में सफलता उसे ओतप्रोत करती है, लेकिन असफल होने पर उसे क्या अपना जीवन सारहीन लगने लगता है। मतलब अगर उसकी सक्सेस मिल गई किसी चीज़ में, मान लो उसने पार्टिसिपेट किया, मान लो छोटा सा ही, मान लो आप कोई फंक्शन था स्कूल में और उसने पार्टिसिपेट किया और वो जीत गया, भाई जो बच्चा किशोरावस्था में, तो उसको बड़ा भोकाल टाइट, अरे वाह मैं जीत गया ना, उसको लगेगा कि बहुत बड़ी दुनिया की हमने प्रसिद्धि हासिल कर ली। लेकिन अगर वो हार जाता है तो उसको लगता है मैं घनघोर बेइज्जती टाइप हो गई, है ना। तो वो असफलता पर क्या होता है? एकदम सारहीन महसूस करता है। ऐसा लगता है कि अब तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें किस अवस्था में होती हैं? बच्चों के साथ किशोरावस्था में उपस्थित होती हैं, है ना। इस अवस्था को चरित्र निर्माण की नींव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरित्र निर्माण की नींव। जी हाँ, इसी अवस्था में बच्चे का जो कैरेक्टर है वो बिल्ट होता है। इसलिए बालक को जीवन उपयोगी सार्थक शिक्षा प्रदान करने की बेहद आवश्यकता होती है। इसीलिए इस अवस्था में बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ों को क्या करना चाहिए? देखना चाहिए, है ना। कुछ धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए, ताकि उनका जो नॉलेज है वो बहुत अल्टीमेट लेवल पे हो पाए। किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक विकास होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना बहुत आवश्यक हो जाता है। किशोरावस्था में क्या होता है भैया? सबसे ज़्यादा शरीर, जो आपका शारीरिक विकास है वो बहुत तीव्र गति से होता है। तो इसलिए इनको इन सब चीज़ों की जानकारी भी देना चाहिए जो उनके शारीरिक संबंधी। पाठशाला या शाला अर्थात स्कूल या हाउस में स्वास्थ्य की उचित देखभाल, खेलकूद, व्यायाम, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा शिविर आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। किशोरावस्था में शिक्षा के स्वरूप को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। पहला, अब आप पढ़ोगे कि क्या होता है शिक्षा का स्वरूप। ये क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं, चाहे वेरी शॉर्ट में हो, शॉर्ट में हो, है ना। यहीं से उठा करके आपका क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो देखो भाई, सकारात्मक व्यवहार की शिक्षा। सकारात्मक व्यवहार की शिक्षा का मतलब क्या होता है? कि इस अवस्था में बालक को किसी भी क्षेत्र में असफलता मिलने पर उसके मन में निराशा का भाव घर कर जाता है
और उसमें आपराधिक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, मतलब जीतने के लिए कुछ भी करने वाली बात है ना। तो इसके लिए बालकों को अपराध एवं दुष्प्रभावों की जानकारी देकर सकारात्मक व्यवहार अपनाने पर बल देना चाहिए। किशोरों में क्या होता है, किशोरों में जिज्ञासा की भावना प्रबल होती है, यानी कि उनके अंदर चीज़ों की क्यूरोसिटी बहुत होती है। ऐसे में उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किशोरों को हर बात के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं को बताना चाहिए कि अगर आप ये काम करोगे तो इसका सकारात्मक मतलब इससे ये लाभ होगा, ये हानि होगी, तो बच्चा उस चीज़ को समझेगा। अब जैसे पढ़ाई के विषय में जब आप बताएंगे तो उसके पॉजिटिव एलिमेंट्स बताओ कि अभी पढ़ लोगे तो आगे चल के आपको ये बेसिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर आपने आज नहीं पढ़ा तो कल को जो आप बनना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या होंगी, प्रभाव डालेंगी। तो इस तरीके से आप बच्चों को समझाइए इस एज में। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा देना है। शारीरिक विकास इस उम्र में यानी कि जो आपकी किशोरावस्था होती है, चाहे आपके बालक हो या बालिकाएं हों, इनके शरीर में विभिन्न प्रकार के लिंग संबंधी शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। अनभिज्ञता के कारण बहुत से किशोर यौन संबंधी समस्याओं के शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे में पाठशाला में लिंग भेद एवं यौन संबंधी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। किशोरावस्था जीवन दर्शन का आधार है। बालक को जीवन उपयोगी सिद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना चाहिए। भाई अगर मैं गर्ल्स की स्पेशली लेकर चलूँ, अगर गर्ल्स की बात कर दूँ तो उनमें क्या होता है भैया, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो कभी कभी जो बच्चियाँ होती हैं वो बहुत डर सी जाती हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ये क्या हो गया है ना, और वो डर सी जाती हैं। तो उनको इन सब चीज़ों की जानकारी यदि हम पहले ही दे दें कि बेटा दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, तो उनको उस चीज़ को लेकर के उतना नहीं डर लगेगा, है ना। तो वही बात कही है कि जो भी आपके शारीरिक चेंजेस होते हैं, शारीरिक बदलाव होते हैं इस उम्र में, किशोरावस्था में, चाहे बालक हो या बालिकाएं, उनको उससे संबंधित पहले ही चीज़ें बता देनी चाहिए, ताकि उनको इतना ज़्यादा डर या भय ना लगे या वो गलत चीज़ों के शिकार ना हो। ठीक। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा होनी चाहिए, यानी बालकों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। सही बात है, कोई भाई विकास सबका होता है, लेकिन कोई बहुत जल्दी तीव्र गति से करता है, कोई मंद गति से करता है। तो प्रायः यह देखा गया है कि कई बालक विकास की दर में पिछड़ जाते हैं। ऐसे बालकों के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं और आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। धार्मिक और नैतिक शिक्षा की अगर मैं बात करूँ, रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन की, तो इस अवस्था में कई बालक दुराचारी हो जाते हैं, मतलब भगवान को नहीं मानेंगे, है ना, क्योंकि उनको यही कन्फ्यूजन लगता है साइंस अच्छा है कि भगवान, है ना, साइंस ने किया है, तो वो उनका एक कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहता है। तो उनके लिए समाज के मान्य मूल्यों के अनुसार व्यवहार करने वाली नैतिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। गलत आचरण करने पर बालक को दंड देना भी आवश्यक है। मतलब अगर बालक जो है 12 से 18 वर्ष की उम्र में या किशोरावस्था में मान लीजिए कि कोई कुछ गलत हरकतें करके आया, भाई सीधी सी बात है, लत है, कभी पता चले मान लो कुछ गलत मदिरा पान का सेवन कर लिया, तो पहले ही मतलब पहले ही दिन जब किया तो उनके माँ बाप को या उनके गुरु को या उनके मतलब जो बड़े हैं जिनको पता चला, दोस्त हो या कोई भी भाई हो, उनको उसी दिन उनको क्या करना चाहिए, उनकी लंका लगा देनी चाहिए, अर्थात पीट वीट देना चाहिए, उनको दंड दे देना चाहिए, ताकि आगे से वो ये काम करने के लिए 10 बार सोचे, है ना। तो वही बात इन्होंने कहा कि गलत आचरण करने पर बालक को दंड देना भी क्या है, आवश्यक है। कोठारी कमीशन ने आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान करने के लिए भी जोर दिया। आत्मनिर्भरता का ज्ञान यानी कि एजुकेशनल ऑफ सेल्फ रिलायंस। किशोरावस्था में बालक शीघ्र ही आत्मनिर्भर होने की इच्छा रखता है, उसे उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, यानी कि किशोरावस्था में संवेग अपने चरम पर होते हैं। क्या भैया, जो अपने संवेग होते हैं वो अपने चरम पर होते हैं। इस उम्र में बालक संवेगों से बहुत संघर्ष करता है। बालकों को संवेगों पर नियंत्रण, यानी कि देखो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, है ना, बहुत जल्दी चीज़ों को समझ नहीं पाएगा कि यहाँ पर हमें क्या कदम उठाना चाहिए, है ना, और आए दिन गुस्सा हो जाएगा, पता चले इतनी गुस्सा हो गई कि टीवी तोड़ फोड़ दिया, है ना। तो उनका मार्गांतीकरण करना सिखाना चाहिए। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास के लिए उदार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। कैसी शिक्षा? उदार शिक्षा। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, महात्मा गांधी ने ये कहा, है ना। तो इस तरीके के विचार उनके समक्ष प्रेषित किए जाने चाहिए, क्योंकि ये जीवन का आपका नाजुक मोड़ होता है। यहीं से बच्चे के एक लाइफ में बहुत एक कह सकते हैं कि नई जिंदगी मोड़ लेती है ना। तो यहीं पे बच्चों को सब कुछ सिखाना है, जहाँ पर जरा सी असावधानी व्यक्ति के जीवन भर के लिए अभिशाप बन सकती है। रचनात्मक विकास के लिए, यानी कि क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए, किशोरावस्था में बालकों में अभिनय करने, यानी कि उनको प्लेटफॉर्म देने चाहिए कि वो उनके अंदर जो कौशल है वो उसको क्या कर पाए, उसको उस पर काम कर पाए और उन चीज़ों को बहुत आगे तक ले जा पाए, है ना।
भाषण देने में, लेख लिखने की सहज रुचि होती है। इसके लिए बालकों को विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत जैसे विषयों का रचनात्मक ज्ञान प्रदान करना चाहिए। उचित दिशा निर्देशन की अगर मैं बात करूं तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन व नाजुक काल होता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे, देखो अगर एमसीक्यूज में पूछा जाएगा तो ऐसे कि जीवन का सबसे कठिन व नाजुक काल कौन सा होता है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी कह सकते हैं कि आपको शैशवावस्था, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखो जीवन का, अब जैसे ही बच्चा देखेगा नाजुक तो वो समझेगा नाजुक तो छोटे बच्चे होते हैं, तो पता चले वो शैशवावस्था। अधिकतर बच्चे ये गलती करते हैं, है ना, कि वो क्या लगा कर चले जाते हैं, वो नाजुक को देख करके वो शैशवावस्था लगा करके चले जाते हैं। जबकि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, आपका करेक्ट आंसर किशोरावस्था होगा, है ना। तो जो जीवन का सबसे कठिन व नाजुक काल होता है वो आपका क्या होता है, किशोरावस्था होता है। इस अवस्था में उसे निर्देशन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। क्या होती है, निर्देशन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में अभिभावकों एवं अध्यापकों को चाहिए कि वे बालकों को विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर क्या दें, परामर्श दें, है ना। एज अ टीचर अगर आप देख रहे हैं कि बालक किन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है तो एज अ टीचर आपको उसे क्या देनी चाहिए, गाइडेंस देनी चाहिए, है ना। अब किशोरावस्था का वर्गीकरण कैसे हुआ तो ये भी समझ लो। किशोरावस्था एक संक्रमण काल है। संक्रमण का मतलब एक ट्रांजिशन पीरियड है ना, कि मतलब इसके और इसके बीच का काल जिसको कहते हो ना, तो वही इन्होंने बताया। आइए समझते हैं कैसे। जिसमें बालक में कुछ गुण बाल्यावस्था के होते हैं, कुछ युवावस्था के होते हैं। किशोरावस्था को पुल भी कह सकते हो आप, जिसके द्वारा बालक जीवन विकास क्रम की बाल्यावस्था युवावस्था तक पहुंच सकता है। जीवन, अब समझो बात को, जीवन क्या है, नदी का एक किनारा है। बाल्यावस्था तथा दूसरा आपका क्या है, युवावस्था। जीवन नदी का एक किनारा बाल्यावस्था है और एक किनारा आपका क्या है, युवावस्था। बाल्यावस्था युवावस्था तक पहुंचने में हमको कौन से पुल को क्रॉस करना होता है, तो किशोरावस्था के पुल को क्रॉस करना होता है। अब इस तथ्य को आप ऐसे समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो भैया कि ये कोई नदी बह रही थी, ठीक है, ठीक है, ये आपकी क्या थी भैया, बाल्यावस्था थी, ठीक। और यहाँ पर आपकी क्या थी, युवावस्था थी। क्या थी भैया, युवावस्था थी। और ये जो आपका यहाँ पर ये पुल पड़ रहा है ना भैया, ये पुल पड़ रहा है, ये पुल क्या है आपका, किशोरावस्था है। यानी कि इस नदी को पार करने के लिए, यानी कि इस नदी का एक छोर हम मान लेते हैं बाल्यावस्था है, एक छोर मान लेते हैं युवावस्था है। वैसे ही जीवन की जो ये नैया है, हम कह सकते हैं जीवन रूपी जो ये नदी है हमारी, है ना, इसका एक छोर हमारा बाल्यावस्था और दूसरा छोर हमारा क्या है, युवावस्था है ना। और इसको पार करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, एक ब्रिज की। और वो ब्रिज आपका क्या है, वो ब्रिज आपका किशोरावस्था है ना। तो अब आप यहाँ से कई चीज़ों को समझ सकते हैं कि आपने देखा कि जन्म से 12 वर्ष तक आपकी बाल्यावस्था कहलाती है। युवा अवस्था आपकी कब से कब तक होती है, 21 से 60 वर्ष तक, है ना। और कुछ लोगों का मानना होता है 13 से 21 वर्ष तक किशोरावस्था तक चलती रहती है ना। लेकिन 12 से 18 ऑप्शन में मिलेगा तो आप वही टिक करके आएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, किशोरावस्था के पुल द्वारा ही हम नदी को पार कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किशोरावस्था में क्या होता है, सर्वांगीण विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। सर्वांगीण विकास मतलब, मैम सर्वांगीण का मतलब क्या होता है, सर्वांगीण का बेटा मतलब होता है कि बालक का शारीरिक विकास भी हो, समझिएगा, बालक का मानसिक विकास भी हो, ठीक, बालक का संवेगात्मक विकास भी हो, बालक का संरचनात्मक विकास भी हो, ठीक। मतलब बालक जो है वो हर पहलू से विकास करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसको पढ़ाओ ही, नहीं, उसके अंदर नैतिक गुण का भी डेवलपमेंट हो। पता चले सिर्फ उसके अंदर वो अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, पढ़ने में एकदम गुड़ गोबर, नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। पता चले शारीरिक रूप से भी एकदम दुबला पतला, एकदम अजीब सा, है ना, तो उसका भी विकास होना जरूरी है। हर चीज़, हाइट, वेट, ग्रोथ, सब कुछ होना जरूरी है ना। उसी को कहते हैं क्या, सर्वांगीण विकास। अब देखिए, इस अवस्था में जितना ही मूल्यपरक विकास होगा, जितने ही अच्छे संस्कार विकसित होंगे, व्यक्ति भविष्य में उतने ही अच्छे नागरिक के रूप में विकसित होकर समाज एवं राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने में सक्षम होगा। किशोरावस्था तीव्र परिवर्तनों की अवस्था है जो वयःसंधि अवस्था से प्रारंभ होती है एवं प्रौढ़ावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहती है। किशोरावस्था का अध्ययन सही तरीके से करने के लिए विद्वानों ने इस अवस्था को विकास क्रम में 2 अवस्थाओं में बांट दिया। अब समझो, जैसे आपने अभी पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था पढ़ी थी ना, है ना, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी बताओ।
देखो भाई, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था आपने पढ़ी थी कि जन्म से 6 वर्ष तक आपने पढ़ा था पूर्व बाल्यावस्था, पढ़ा था ना। और उसके बाद में आपने उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 6 से 12 वर्ष पढ़ी थी, है ना। तो उसी तरीके से किशोरावस्था का अध्ययन करने के लिए इसको 2 भाग में कुछ वैज्ञानिकों ने बांट दिया। एक तो बांटा पूर्व किशोरावस्था में, जिसको 13 से 16 वर्ष मान लिया गया। अब इसमें क्या होता है, और दूसरी मानी गई बेटा उत्तर किशोरावस्था, जिसको 17 से 21 वर्ष दिया गया, है ना। अब 13 से 16 वर्ष जो आपकी पूर्व किशोरावस्था है, इसमें क्या होता है, तो पूर्व किशोरावस्था वया संधि अवस्था की समाप्ति अर्थात 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 16-17 वर्ष तक चलती है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इसका प्रारंभ बालिकाओं में 13 वर्ष से एवं बालकों में लगभग 1 वर्ष बाद यानी कि 14 वर्ष से होता है ना। तभी तो आप देखते हो लड़कियां ज्यादा बड़ी पहले लगने लगती हैं इन कंपैरिजन टू बॉयज। आप क्लास 7th में जाओ, वहाँ के लड़कों को देखो छोटे लगेंगे, लड़कियों को देखो बड़ी लगेंगी। क्यों ऐसा होता है, तो क्योंकि बालिकाओं में जो ये सब चीजें हैं वो पहले डेवलप होने लगती हैं, है ना। तो इस अवस्था को हम समस्या बाहुल्य की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि द्रुत शारीरिक परिवर्तन होने के कारण समायोजन संबंधी समस्याएं इनमें उत्पन्न होती हैं। अब उत्तर किशोरावस्था में क्या होता है, उत्तर किशोरावस्था आपकी 16 या 17 वर्ष से प्रारंभ होती है और 21 वर्ष तक चलती है। हार्लाक ने 17 वर्ष की आयु को पूर्व किशोरावस्था एवं उत्तर अवस्था के मध्य की विभाजक रेखा कहा है। किस आयु को कहा है हार्लॉक ने विभाजक रेखा? 17 वर्ष की आयु को कहा है। ठीक, तो विकास की दृष्टि से यह अवस्था अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह प्रौढ़ जीवन की तैयारी का काल होता है और इस अवस्था में जिस प्रकार के व्यवहारिक प्रतिमान, अभिवृत्तियां एवं रुचियां आदि निर्धारित कर लिए जाते हैं, वो ही हमारे प्रौढ़ जीवन का क्या बन जाते हैं, बेस बन जाते हैं, आधार बन जाते हैं। अब किशोरावस्था के विकासात्मक पाठ क्या है ये भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल, है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जो भी आपकी कॉलेज के ग्रुप्स हैं एक बार उन तक आप इस सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि और भी बच्चों को पता चल जाए कि यहाँ पर आपकी क्लासेस रेगुलर शुरू हो चुकी है ना। अब देखिए, देखो पुरुषोचित और स्त्रियोचित गुणों एवं व्यवहारों को करना सीखना, समान यौन एवं समान उम्र के व्यक्तियों के साथ स्वस्थ एवं समुचित संबंध स्थापित करना, विपरीत लिंग के साथ स्वस्थ एवं मित्रवत व्यवहार, शालीनता एवं सभ्यता की सीमा का पालन करते हुए भद्र व्यवहार सीखना एवं करना। ये सब क्या है आपके किशोरावस्था हेतु जो विकासात्मक पाठ है, ये उनकी बात हो रही है यहाँ पर। पारिवारिक जीवन हेतु तैयार करना अर्थात विवाह संस्कार हेतु इनको तैयार किया जाता है, ठीक है। माता पिता एवं अन्य सगे संबंधियों तथा मित्रों के संवेगात्मक स्वतंत्रता को कायम रखना, अपनी योग्यता और क्षमता एवं रुचि के अनुसार व्यवसाय का चयन करना तथा उस व्यवसाय हेतु स्वयं को तैयार करना। ये एक किशोराई अवस्था होती है जब बच्चा एक्चुअल में फाइंड कर लेता है कि उसको अपने लाइफ में करना क्या है, मतलब वो करना क्या चाहता है। डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, कोई बड़ी कंपनी का मालिक बनना चाहता है, कंपनी खोलना चाहता है, क्या करना चाहता है, वॉट एवर ही और शी वॉन्ट, है ना। इट कैन बी डिसाइडेड इन हर और हिज एडोलसेंस, यानी कि अपनी योग्यता, क्षमता, यानी कि उनकी जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, जो उनकी इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बेसिस से बच्चा ये समझता है इसी उम्र में कि एक्चुअल में उसको किस फील्ड में जाना है। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए सामाजिक नियमों एवं परंपराओं के अनुसार व्यवहार करना तथा उनका निर्वहन करना, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु प्रयास करना, समाज एवं राष्ट्र हेतु एक आदर्श नागरिक की भूमिका अदा करने का हर संभव प्रयास करना, ये क्या है, किशोरावस्था का एक विकासात्मक पहलू है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी जब अपनी किशोरावस्था में थे, जब अपने एडोलसेंस में थे, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना किया होगा। याद करो वो दौर जब आप 13 से 19 वर्ष के थे। मैम हमको तो याद ही नहीं है। अरे जितना याद है उतना करो। देखिए, किशोरों की कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिन पर प्रकाश डालना अति आवश्यक है। किशोरों में वैसे तो शारीरिक विचलन आप समझो कैसे, जैसे दोष होते हैं, जैसे दांत है, श्रवण है, दृष्टि है आदि से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। किंतु इनसे हटकर भी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि इन समस्याओं से भली भांति अवगत होने पर ही शिक्षक, अभिभावक आदि किशोरों के उचित समायोजन में सहायता प्रदान कर सकते हैं। और किशोरों की कुछ समस्याओं का वर्णन इस प्रकार होता है। पहला कि पारिवारिक संबंधों एवं सामाजिक समायोजन से संबंधित समस्या। प्रायः देखा जाता है कि किशोर तथा किशोरियां
किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में स्वतंत्र होकर हिस्सा लेना चाहते हैं, जिसकी अनुमति प्रायः अभिभावकों से प्राप्त नहीं होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, अभिभावक एवं किशोरों के मध्य तनाव बढ़ता है। जैसे मान लो, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो ये क्या है, ये चिंटू है, ठीक है। अब भाई चिंटू हैं, चिंटू अपने क्लास में ये बैठे हैं, अब चिंटू के बहुत सारे मित्र हैं, ठीक, समझना वो बात को, ये सब क्या है, चिंटू के बहुत सारे मित्र हैं। अब पता चला कि इनका बर्थडे है, किसका, ये चिंटू हैं, ये पिंटू हैं, ये मिंटू हैं, ठीक। अब पिंटू का बर्थडे है, पिंटू ने कहा ऐसा करना, चिंटू तुम, मिंटू तुम, तुम्हें दोनों हमारे सबसे खास मित्र हो, एक बढ़िया होटल में हम लोग 5 बजे मिला जाएगा और वहाँ मस्त हम लोग बढ़िया चाइनीज फूड खाएंगे, केक वेक काटेंगे और मजे करेंगे और घर वापस आ जाएंगे समय से, अंधेरा नहीं हो पाएगा, ठीक। अब चिंटू बहुत खुशी के साथ घर पहुंचे, मिंटू बड़ी खुशी के साथ घर पहुंचे, बैग इधर फेंका, टिफिन उधर निकाला और कहा मम्मी आज हमको जो है पिंटू ने बुलाया है, फलाने वहाँ कैफे में बर्थडे है पिंटू का। मम्मी ने इधर पाप कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं, पापा से पूछो जाके। पापा के पास गए बेचारे दोनों लोग, पापा ने कहा हमसे नहीं, मम्मी से पूछो जाके। अब बच्चा सबसे ज्यादा तो गुस्सा आ गया कि हम पूछें किससे, मम्मी कही नहीं पापा से पूछो, पापा कह रहे हैं कि मम्मी से पूछो, हम क्या करें, ठीक है। फिर उसके बाद में बच्चा इसी में तनाव में आ जाता है, किसे, गुस्से में आ जाता है, और इसीलिए उसके अभिभावकों के साथ जो संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, खराब होने लगते हैं। यानी कि उसको लगता है कि हमारे माँ बाप क्या है, गलत है। स्पेशली अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो जब गर्ल्स को नहीं भेजा जाता है तो उनको लगता है कि लो हम लड़की हैं, हमको नहीं भेजती हैं, और भैया को इस एज में उनके दोस्त का बर्थडे होता था तो भेज देती थी, हमको नहीं भेजती हैं। लेकिन उसके पीछे का क्या रीज़न है ये कोई नहीं देखता। आप श्रद्धा वाला केस तो देखे ही है ना, उसके पीछे की क्या वजह होती है वो हमको किशोरावस्था में नहीं समझ में आती। किशोरावस्था में हमको सिर्फ माँ बाप और जो अभिभावक हैं वो गलत लगते हैं, और यही जब आप वयस्कावस्था में पहुंचते तो लगता है कि नहीं जो माँ बाप ने किया वो एकदम सही किया। लेकिन अब उस अवस्था को आपको सुधारना है ना, तो उस अवस्था में इसका भी कोई ना कोई तो तोड़ होना चाहिए, तो उसके लिए समझो बात को। तो होता क्या है कि किशोरों के मध्य तनाव बढ़ जाता है और पारिवारिक संघर्ष अत्यंत तीव्र हो जाते हैं। पारिवारिक संघर्ष रहने से किशोरों को अपने विकासात्मक कार्य को पूरा करने में अभिभावकों से सहयोग एवं उचित दिशा निर्देश नहीं मिल पाता। भाई सीधी सी बात है, वो उनसे दूर रहने लगता है बच्चा, फिर अपने जो दोस्त होते हैं उनके साथ अट्रैक्टेड फील करता है, फिर उन्हीं से बात करना, स्कूल से आने के बाद में उन्हीं से कॉल पे बात करना, उन्हीं से चैटिंग करना एंड ऑल, वो सब उनका जारी रहता है, बजाय कि वो मम्मा पापा, दादी दादू, चाची चाचू, बड़े ताऊ ताई के साथ बैठे, ठीक है। तो अब इन कार्यों को पूरा करने में अभिभावकों से सहयोग उचित दिशा निर्देश में नहीं मिल पाता और उनकी समस्याएं अत्यंत भयावह हो जाती हैं। सिम्पसन ने अपने एक अध्ययन में पाया कि जिन किशोर के पारिवारिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है उनका समायोजन स्कूल अधिकारियों, साथियों तथा पास पड़ोस के लोगों से भी तनावपूर्ण होता है। यानी कि ऐसा सिम्पसन ने कहा कि जो मान लो बच्चा परिवार से जिसका संघर्ष या तनाव है, तो उसका तनाव मतलब उसकी ना किसी से पटेगी, स्कूल में भी नहीं बात करेगा किसी से ज़्यादा, है ना, उसके आए दिन लड़ाइयाँ हो जाएंगी, ज़्यादा किसी से बोलेगा नहीं, ना ज़्यादा दोस्त बन पाएंगे, पास पड़ोस के लोगों से भी वो ज़्यादा बातचीत करना नहीं पसंद करेगा, है ना। तो इस प्रकार उनकी समस्याएं और भी कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं। विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याएं होती हैं, वो लोगों के संग ज़्यादा समायोजित नहीं हो पाएगा, जैसे कि विद्यालय में अध्यापकों तथा अपने साथियों के साथ उचित समायोजन की समस्या का सामना किशोरों को करना पड़ता है। कुछ रूढ़िवादी प्रकृति के शिक्षक कक्षा में किशोरों के साथ अत्यंत कठोरता सख्ती से पेश आते हैं तथा किशोरों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करने से इनकार कर देते हैं तथा उन्हें दंड भी दे देते हैं। ऐसी अवस्था में किशोरों को समायोजन करने में बहुत परेशानी होती है। सामान्यतः स्कूल का पाठ्यक्रम मूलतः क्या होता है, सैद्धांतिक होता है, और लड़के एवं लड़कियों की उनमें मुश्किल से किसी तरह से सहभागिता हो पाती है ना। कक्षा में शांत होकर पाठ्यक्रमों पर भाषण सुनना उन्हें नितांत उबाऊ लगता है। अब देखो इस अवस्था में इसका बच्चे का फेवरेट टीचर वही होता है ना जो क्लास में चरित्र बारे में बातें कर ले, थोड़ी आप इंस्टाग्राम की रील्स बता दो, थोड़ा आप उनको बता दो कल वाला मैच देखा था। जैसे मैथ्स वाले सर आते थे तो जैसे मान लो वो कहते अरे तुम लोगों ने कल वो देखा, मैच देखा वो वाला, है ना, है ना, उसमें देखो फलाने ने इतने रन बनाए और रे वो कैसे आउट होता, बच्चा बड़ा इंटरेस्टेड, हा टीचर हमारे मन का आ गया। अब वहीं पता चले हिंदी वाली मैम आई, चलिए निकालिए कॉपी बुक निकालिए, चलिए लिखिए पद्यकार, लिखिए संदर्भ लिखिए, चलिए आते ही शुरू हो गई, है ना। अब एक टीचर और है, वो उधर लड़कों से थोड़ी क्रिकेट की बात कर लिया, लड़कियों से जरा रील्स वील्स की 1-2 बातें कर लिया और बस
है ना। 2 तरीके की बातें हो गई, मात्र 5 मिनट दे दिया, लेकिन पूरे क्लास के बच्चे क्या हो गए, एक्टिव हो गए और पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदी वाली मैडम आते ही पद्य का अर्थ लिखवाने लगी, वो बच्चे हो गए बोर, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान किसको रखना होता है, टीचर्स को। नैतिक व्यवहार से संबंधित समस्या इसमें हो जाती है। प्रायः किशोर अपने लिए एक अत्यंत ही अवास्तविक उच्च मानक निर्धारित कर लेते हैं, जिन्हें वे पूरा नहीं कर पाते हैं। इसमें उन्हें दोष भाव उत्पन्न होता है एवं वे उनके समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इतनी ही नहीं, अध्ययनों के द्वारा हमें यह भी पता चला कि किशोर दूसरों के लिए भी अवास्तविक उच्च मानक निर्धारित कर लेते हैं। समझो बात को, अपने लिए तो करेंगे करेंगे, साथ में दूसरों के लिए भी सोच लेते हैं। एवं जब दूसरे उन मानकों को पूरा नहीं कर, जैसे हम अपेक्षाएं रखते हैं ना कि सामने वाला हम बर्थडे पे राहुल को एक घड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, तो राहुल भी हमारी बर्थडे पे हमको 2 घड़ी गिफ्ट करें, तो ये हम उससे अपेक्षाएं रख लेते हैं और ये गलत मामला हो जाता है कि हम एक मानक सेट कर लेते हैं कि वो ये काम हमारे लिए करेगा या करेगी, है ना। तो जब वो मानक पूरे नहीं होते, भाई पता चले हमारा बर्थडे आया, राहुल हमसे विश तक नहीं किए, तो फिर दुख दर्द पीड़ा समझ तो रहे होगे आप लोग, है ना, उसको सहना पड़ता है। तो तब बच्चा क्या होता है, उनसे लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे, उनसे लड़ाइयाँ होने लगेंगी, मनमुटाव होने लगेगा। तो इस प्रकार उन्हें सामाजिक समायोजन से संबंधित समस्याएं भी क्या होती हैं, उत्पन्न हो जाती है ना। कुछ किशोरों को नैतिक नियमों का पालन करना ही नहीं आता एवं कुछ किशोरों का क्या सही है क्या गलत है यही नहीं सीख पाते। मतलब कुछ बच्चे तो यही नहीं पता कर पाते कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, या सामने वाले ने जो हमारे साथ किया वो सही था, या उनको समझ ही नहीं आता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। इन किशोरों में नैतिक समस्याओं के साथ साथ सामाजिक समायोजन की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। मादक वस्तुओं के सेवन की समस्या सबसे अल्टीमेट पॉइंट, जो आपके वर्तमान समय में किशोर हैं, इनमें मादक वस्तुओं के सेवन से संबंधित समस्या काफ़ी गंभीर हो गई। आपको पता है आज का यूथ सबसे ज़्यादा बिगड़ रहा है इन सब चीज़ों को लेकर के, और इन मादक वस्तुओं में आपका गांजा, अफीम, कोकीन आदि का सेवन करते हैं। ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन से ये सिद्ध हो गया कि इन मादक वस्तुओं के सेवन का हयाशात्मक प्रभाव होता है, जिसके कारण उनमें सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न कर उन्हें सदा के लिए व्यसनी बना देता है। व्यवसायिक समायोजन से संबंधित समस्या की अगर मैं बात करूं, तो अब इस अवस्था में बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि हम कौन सा सब्जेक्ट चुने। अर्थात मैथ्स लें तो हम इंजीनियर बनेंगे, हम बायो से पढ़ें कि हम कॉमर्स ले लें तो हम आर्ट साइड ले लेंगे। तो बच्चे ये ना कहे कि हाँ लड़कियों वाला विषय ले लिया, हम क्या करें, हमको बिजनेस करना है, पापा तो घर पे कहते हैं कि कुछ नहीं करना है, तुमको बिजनेस करना है, तो क्या हम पढ़ाई छोड़ दें। मतलब उनके दिमाग में ऐसे बहुत सारे संवेग उत्पन्न होते हैं एट अ टाइम, है ना। तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ किशोर अपने भविष्य के विषय को लेकर के परियोजना बनाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। मतलब वो सोचने के लिए एबल हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में ना, वट एवर दे वॉन्ट टू बी, है ना, ही और शी कैन थिंक ऑन दैट टॉपिक। वह भविष्य में कौन सा व्यवसाय चुनेगा इस पर अक्सर ये विचार करता रहता है कि वो अधिकतर बच्चा जो नए भैया उसको मिल जाएंगे, दीदी मिल जाएंगे, कोई है ना, कोई अच्छा टीचर जिसको बहुत मानता होगा, उनसे वो अधिकतर राय लेता मिलेगा आपको। ऐसे में यदि वह देखते हैं कि अनेक वयस्क अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी किसी अच्छे व्यवसाय का चुनाव करने में असमर्थ रहें, तो उसमें भी घोर निराशा व कुंठा होती है एवं वो विद्रोही हो जाता है तथा समाज तथा अपने परिवार के लिए एक समस्या बन जाता है। जो बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं वो किशोरावस्था के दौरान ही होता है ना, क्योंकि बच्चा जैसे इस अवस्था में अपने आप को संभाल नहीं पाता है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए होता क्या है, कभी कभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे मान लो ये पिंकी है, समझिएगा बात को, ठीक, जैसे मान लो ये पिंकी है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं भैया, आप लोगों के दृष्टिकोण से हम एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल को अन्यथा नहीं लीजिएगा। ये पिंकी है मान लो, ठीक है, इनकी किसी पिंकू के साथ में दोस्ती हो गई थी, ठीक। अब घर वालों ने क्या किया, इसके पीछे मतलब आतंक काट दिया। अब भैया पिंकी बात करती थी, फ़ोन पे चिट चैट्स करती थी। अब पता चले घर में डैडा आए, समझिएगा बात को, एकदम स्ट्रिक्ट, और इनसे इनका फ़ोन सीधे छिना लिया, कहा कि अब आप फ़ोन नहीं रखेंगी, ठीक। ये इनके साथ अत्याचार, मम्मी है मतलब उनसे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि पिंकी केवल पिंकू से बात करती थी इसलिए, ठीक है। हालांकि बच्ची चाहे ये गलत ना हो, भाई दोस्त है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब पेरेंट्स का जो ये र्यूड बिहेवियर है, ये जो पेरेंट्स का र्यूड बिहेवियर है, ये इस बच्ची को बहुत ज़्यादा क्या करेगा, परेशान कर देगा। अंदर ही अंदर ये बच्ची क्या हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। तो और स्कूल में भी पता चले, एक टीचर को पता चल गया इनका अफेयर है या ऐसा कुछ है, तो वो उसको बहुत गलत निगाहें से देखेगा। मतलब एक थोड़ा सा कि हाँ ये पढ़ने लिखने में नहीं है, अब तो ये इन सब चीज़ों में पड़ी हुई है, तो वो चीज़ें गलत हैं, गलत नहीं महासख्त गलत है। बच्चे को ये करने की बजाय
अच्छा पता है आपको बच्चा कब अट्रैक्ट होता है दूसरी की तरफ, या कब अपने मान लो पढ़ाई की उम्र में डिस्ट्रैक्शन फील करता है? जब बच्चे को घर से प्यार नहीं मिलता है तभी बच्चा डिस्ट्रैक्शन फील करता है और दूसरे की तरफ क्या होता है, आकर्षित हो जाता है। हालांकि ये देखा गया कि किशोरावस्था में विपरीत लिंगी प्रभाव ज्यादा होता है, तो इस वजह से अधिकतर यहाँ यही एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें बच्चों की क्या होती है, एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है, और फिर जब उनको अलग किया जाता है या वो अलग हो रहे होते हैं किसी कारणवश, तो वो उनके सामने एक सुसाइड की समस्या आती है। एक तो ये कारण हो सकता है, दूसरा कारण वो जब सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, तीसरी वजह जब वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं और फेल हो जाते हैं, तो है ना। अनेक अध्ययन ये बताते हैं हमें कि किशोरों की आत्महत्या की समस्या भी अत्यंत प्रबल होती है। स्मिथ के अध्ययन के अनुसार किशोरों की मृत्यु का दूसरा प्रधान कारण क्या होता है, आत्महत्या ही है। किशोरों में अवसाद, प्रिय वस्तु को खो देना। आप समझो भाई, वो चिंकू जो है पिंकी से बहुत प्यार करता था, या पिंकी चिंकू से बहुत प्यार करती थी, है ना। अब पिंकी जो है पिंकू से अलग हो रही है, तो क्या है, उनके मन में दुख हो रहा है खो देने का, वो जो एक अवसाद। अब इस एज में अगर हम आप लोगों की बात करें, आप लोग 2-3 लोगों को खो दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तू नहीं तो कोई और सही वाला सीन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। एक ही लड़की थोड़ी ना बनाई है दुनिया में, एक ही लड़का थोड़ी ना है। अरे ठीक है, ये चले जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे लिए ऊपर वाले ने जोड़ी में कुछ लिखा नहीं होगा, है ना तो कोई लाइफ पार्टनर हो गई, आप ये कह करके अपने आप को सांत्वना दे लोगे। लेकिन किशोरावस्था में अरे फिर ऐसी कम तैसी कि कैसे अलग कर दिया हमको। सामाजिक अलगाव, पारिवारिक संघर्ष, यानी कि जैसे मम्मा ने कुछ कह दिया, पापा ने कह दिया कितने बड़े हो रहे हो, है ना, सब हम ही करें, घर काम, दुकान भी देखें, खेती भी देखें और जॉब भी करें और तुम्हारी पढ़ाई के भी खर्चे दें। तो अब बच्चों को ये चीज़ें उसके ऊपर सुना दी गई। ठीक, मम्मी इधर कह रही हैं कि सुबह तुमको हम टिफिन बना के दे रहे हैं, दोपहर को खाना दे रहे हैं, और शाम को तुमको बाहर खाने के लिए पिज्ज़ा के भी रुपए दें, है ना, सब कुछ तुम्हारे लिए किया जा रहा है। तो जब ये बच्चा ये सब बातें सुनता है ना, तो उसको लगता है कि मेरी क्या गलती है इसमें, है ना, तो वो पारिवारिक संघर्ष जैसी समस्याओं को महसूस करने लगता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था की आत्महत्या को इतनी अधिक गंभीरता से लिया कि उन्होंने शिक्षकों के लिए ऐसे किशोरों की पहचान करने के लिए उन्हें अलग से कुछ मार्गदर्शन देने की भी विशेष व्यवस्था पर बल दिया कि एज अ टीचर आपको बच्चों को मोटिवेट करना है जब बच्चा किसमें, किशोरावस्था में। यौन व्यवहार से संबंधित समस्या क्या होता है, इस अवस्था में यौन व्यवहार से संबंधित समस्या भी अत्यंत तीव्र एवं तीक्ष्ण होती है। शारीरिक परिपक्वता के कारण उनके यौन अंगों का विकास तो पूर्ण हो जाता है, किंतु उनमें मनोवैज्ञानिक परिपक्वता के अभाव में यौन व्यवहार से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि उनके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो चेंज हो रहे होते हैं, तो बहुत उथल पुथल होती है। इन सब चीज़ों से संबंधित भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए। वित्तीय समस्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत होती है। भाई बच्चों को महंगा से महंगा खर्च करना है ना। उसके क्लास का जो बच्चा है वो एडिडास के जूता पहन के आ रहा, वो इनको जो है रूपानी के ही पहनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है। उसके क्लास का बच्चा रेनॉल्ड्स से लिख रहा है ना, और वो बच्चा लिंक स्टार से लिख रहा है, तो उसको ये सब चीज़ें फील होती है इस अवस्था में, किशोरावस्था में, है ना। अपने साथी मित्रों के मध्य विशिष्टता बनाए रखने के लिए किशोर अधिक से अधिक पैसा खर्च करता है ना। भाई कि मान लो कि हम पार्टी देंगे, अरे नहीं नहीं भाई यार तुम नहीं पेमेंट करो, हम कर रहे हैं, अरे नहीं नहीं लाओ रिचार्ज हम कर दे रहे हैं। तो वो एक मतलब वो पैसे खर्च करना, वो उसको लगता है कि नहीं हम पैसे खर्च करेंगे तो हमारा नाम होगा एंड ऑल, हम अपने ग्रुप में एक लीडर माने जाएंगे। तो अपने साथियों को प्रभावित करता है इन सब चीज़ों से। अभिभावकों से वह इतना रुपया मांग भी नहीं सकता है, तो जब ये रुपया नहीं मांग सकता है तो इसी विचार में डूबा रहता है कि पैसे की व्यवस्था वो कैसे करे, और इसके लिए कभी कभी वो गलत मार्ग का भी चुनाव कर लेता है। और सांवेगिक समस्याएं बहुत होती हैं। किसी भी परिस्थिति में बालक का व्यवहार कोमलता, भय, क्रोध, विरोध आदि से युक्त हो जाता है। कई बार बालक ऐसे सांवेगिक व्यवहार करता है जिसके कारण उसे भी ज्ञात नहीं होता, वह अपने संवेगों पर संतुलन नहीं बना पाता, जो कि बहुत आवश्यक है। संवेगों को बालक की उद्वेलित अवस्था कहा जाता है। अब संवेगों को बालक की कैसी अवस्था कहा जाता है, तो उद्वेलित। इस प्रकार हमने आपको स्पष्ट किया कि किशोरों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं जिन पर शिक्षकों द्वारा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक किशोर ऐसी समस्या, अब समझिएगा, जब तक किशोर ऐसी समस्याओं से घिरा रहेगा उनकी शैक्षिक उपलब्धि के ऊंचा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी कि अगर बच्चों के साथ ये सब प्रॉब्लम्स हैं और आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चा 99.9% स्कोर कर लेगा, तो ये असंभव है बेटा, है ना, क्योंकि उसके साथ इतनी समस्याएं हैं, वो कैसे बताओ कर लेगा, है ना। तो ये आपका क्या हुआ खत्म। आज से हमने आपको बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था सब खत्म कर दिया। कल आपका प्रॉपर मैं पढ़ाऊंगी जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे के सिद्धांत को पहले तो हम अपने नोट्स से पढ़ाएंगे, उसके बाद में हम बुक की जो एक एक लाइन है वो भी पढ़ा देंगे, ठीक। तो ताकि हम जब आपको पहली नोट से पढ़ा देंगे
तो नोट्स से पढ़ने का आशय ये होगा कि आप उसको मात्र 5 मिनट में ही सीख जाओगे, और जब वो कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में रहेगा और फिर आप डिटेल थ्योरी हमारे साथ पूरी बुक की पढ़ रहे होगे तो बोर नहीं होगे, और दूसरी चीज़ चीज़ें आसानी के साथ समझ में आएंगी। ऐसे क्या होगा कि भाई ऐसे मान लो डायरेक्टली मैंने बुक से पढ़ाया तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ। तो ये आपका जीन पियाजे का सिद्धांत है, जिसको हम कल समझाएंगे आपको। एक बार फटाफट से आप लोग ज़रा सेशन को, है ना, अच्छे से शेयर कर दिया करो। अब जीन यही से ये मान के चलो सीटेट आपको 2 नंबर यहीं से 1 नंबर दे देगा। 1 नंबर सीटेट का यहाँ से पक्का हो जाता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा हमारे साथ में, ठीक है। ओके, तो एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए। करेंगे हम सेशन को यहीं से एंड। हालांकि बड़ा है चैप्टर, लेकिन हम इसको ख़त्म करने का प्रयास कल ही करेंगे, चाहे क्लास हमारी 45 मिनट्स की क्यों ना हो जाए। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, पीजी पॉइंट के नाम से है ना। जो भी कुछ आपको पूछना है तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, मैं लाइव नहीं देख पाऊंगी आपको। और उसके बाद में टेलीग्राम के अलावा आप हमें जो भी कुछ डाउट्स हैं वो आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हमारी पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है, ठीक है। पीजी पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लो, क्योंकि आने वाले पीडीएफ कोर्स आपको वहीं देंगे हम, है ना। एप्लीकेशन पे आप इंस्टॉल कर लो, कौन सा भैया, पीजी पॉइंट नामक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी के लिंक्स दिए हुए हैं, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना तथा औरों तक शेयर करना, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।